हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता। कल अपने पीछे वीडियो में बात की थी परागण की। तो परागण के अंदर हमने पढ़ा था कि जो परागकोश से परागकण है वो अंडक के वर्तिकाग्र तक किस प्रकार से स्थानांतरित होता है, किन माध्यमों के द्वारा स्थानांतरित होता है। तो हमने पढ़ा था कल परागण के बारे में। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता। अब बात करते हैं भी असंगतता या अनिश्चितता होती क्या है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, पहले भी हमने बात की थी निषेचन की, भाई युग्मकों का संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि परागकण और जो अंड कोशिका है वो आपस में क्या नहीं हो पाते, संलयित नहीं हो पाते, और मतलब उनके अंदर कभी कभार निषेचन की जो घटना है वो क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। और वो निषेचन की घटना ही विफल होना क्या कहलाता है, असंगतता या अनिश्चितता कहलाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम किस प्रकार से होता है ये। तो असंगतता या अनिश्चितता का देखते हैं तो हम पूर्णतया कार्यक्षम व जननक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में विफलता असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। मतलब पूर्णतया कार्यक्षम, मतलब अपना क्या है, नर युग्मक भी बन चुका है और मादा युग्मक भी बन चुका है, दोनों बन चुके हैं, पर इनके अंदर किसी ना किसी कारण से निषेचन नहीं हो पाता। और निषेचन नहीं होने के कारण मतलब निषेचन में क्या हो जाती है, विफलता हो जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, अपनी असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। अब जो असंगतता या अनिश्चितता होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है अंतराजातीय, दूसरी होती है आंतरजातीय। अंतराजातीय अनिश्चितता या असंगतता क्या होती है, देखिए, एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य अगर निषेचन नहीं हो पाता है तो वो घटना क्या कहलाती है, अनिश्चितता या असंगतता कहलाती है। किस प्रकार से, अंतराजातीय मतलब एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य अगर निषेचन क्या हो जाए, विफल हो जाए, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, अंतराजातीय असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। जो अंतराजातीय असंगतता है उसके उदाहरण देखते हैं हम। इसके अंदर है जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और दूसरा है ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, देखिए ब्रेसिका तो इसकी क्या हो गई, वंश हो गया। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई वंश का नाम पहले लिखते हैं और जाति का नाम बाद में लिखते हैं, द्विनाम पद्धति के अंदर आप ये पढ़ चुके हैं। तो वंश का नाम, दो वंश है इसका, वो क्या है, ब्रेसिका है। कैम्प्रेस्टिस इसकी क्या है, जाति है, और जो रापा है वो इसकी क्या है, दूसरी जाति है। तो ब्रेसिका तो क्या हो गया, एक वंश हो गया। वंश किसे कहते हैं, भाई समान जातियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। और अब देखिए वंश तो इनके क्या है, समान है, परंतु जाति इनके अंदर भिन्न भिन्न होने के कारण इनके अंदर जो निषेचन है वो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के अनिश्चितता या असंगतता को हम क्या कहते हैं, अंतराजातीय अनिश्चितता या असंगतता कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा अपना है आंतरजातीय असंगतता या अनिश्चितता। आंतरजातीय का अर्थ है कि मतलब एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य, मतलब अब जाति यहाँ पर क्या होगी, एक होगी, एक ही जाति के दो सदस्यों के मध्य क्या नहीं होना, निषेचन नहीं होना, क्या कहलाता है, आंतरजातीय अनिश्चितता या असंगतता कहलाता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। प्रीमुला, जैसे हमने कल भी इसका उदाहरण लिया था प्रीमुला के अंदर। तो प्रीमुला के अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं एक जाति के अंदर। तो एक पुष्प तो ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो अपने परागकोश है वो लंबे होते हैं और वर्तिकाग्र क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कह दीजिए वो अंडप होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा प्रकार का जो पुष्प था अपना, उसके अंदर क्या थे, परागकोश तो छोटे थे और जो अपना वर्तिकाग्र भाग था वो क्या था, बड़ा था। तो इसके अंदर एक ही जाति है पर इसके अंदर क्या आगे भी अकारिकीय या कारिकीय भिन्नता, हमने पीछे क्या पढ़ा है भी, या तो इसके अंदर क्या हो, आगे हम पढ़ेंगे कि जो अनिश्चितता आती है वो अकारिकीय या कारिकीय घटनाओं के कारण आती है। मतलब पुष्प की अकारिकीय में अगर परिवर्तन हो या उनके कार्य करने में अगर
भिन्नता हो तो इसके अंदर क्या आती है, असंगतता उत्पन्न होती है। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि भी दो प्रकार के पुष्प बनते हैं प्रिमूला के अंदर। एक के अंदर तो जिसके परागकोश बड़े होते हैं पर जो अंडक भाग होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और एक दूसरा पुष्प होता है जिसके परागकोश छोटे होते हैं और जो अंडक भाग है वो बड़ा होता है। तो इस कारण इनके अंदर क्या नहीं हो पाता, निषेचन नहीं हो पाता। तो ये घटना कहला के आती है अपनी आंतरजातीय असंगतता या अनिषेचता। इसके उदाहरण है प्रिमूला। इस प्रकार को हम स्वबंध्यता भी कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है अपना पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। भी जो असंगतता है, अनिषेचता है, वो किसके कारण होती है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के कारण होती है। मतलब जो पराग कण होते हैं अपने, या कह दीजिए जो इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है वो संरचना, जैसे अपना पुंकेसर भाग, दूसरा है स्त्री केसर, इनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है, असंगतता या अनिषेचता उत्पन्न होती है। अब देखिए इसके अंदर पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप असंगतता पाई जाती है या अनिषेचता पाई जाती है। इसके कारण, मतलब इसका जो कारण है असंगतता का, वो अकार्यकीय अथवा कार्यकीय हो सकता है। ठीक है भी, दोनों में से एक हो सकता है। यह अंतःक्रिया, मतलब पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, यह अंतःक्रिया वर्तिकाग्र के परिपक्व होने व पराग कणों की भित्ति के निर्माण होने के समय होती है। मतलब वर्तिकाग्र जब बनता है, या वर्तिकाग्र जब बनता है तो वर्तिकाग्र बनते समय वर्तिकाग्र क्या हो जाए, बंदे हो जाए। मतलब जो वर्तिकाग्र है वो पराग कणों को ग्रहण करने योग्य नहीं रहे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, बंध्यता उत्पन्न हो जाएगी, और बंध्यता उत्पन्न होने के कारण निषेचन की घटना नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तिकाग्र के परिपक्व होने के समय व पराग कणों की भित्ति के निर्माण के समय। अब पराग कणों की भित्ति के निर्माण के समय अगर मान लीजिए परिपक्वता नहीं आती है तो आगे जो चलकर अपने परागकण है वो अंकुरण नहीं कर पाएंगे, और परागकण अंकुरण नहीं कर पाएंगे तो इनके अंदर क्या नहीं बनेगी, पराग नली नहीं बनेगी, फिर आगे चलकर अपने नर युग्मक भी नहीं बनेंगे, तो निषेचन क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो ये जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, अपनी पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, जिसके कारण क्या पाई जाती है, असंगतता या अनिषेचता पाई जाती है। अब हम बात करते हैं युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचता। युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचता, या स्व अनिषेचता को आप स्व बंध्यता भी कह सकते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपना इसके अंदर देखते हैं, अगर स्व अनिषेचता या कह दीजिए स्व बंध्यता या असंगतता का निर्धारण पराग कण के जीन प्रारूप द्वारा होता है। मतलब अगर स्व अनिषेचता का या स्व बंध्यता का निर्धारण किसके जीनों के द्वारा हो रहा है, पराग कणों के जीनों के द्वारा हो रहा है, तो इस प्रकार के हम क्या कहेंगे, युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचता कहेंगे। नेक्स्ट है अपना दूसरा बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचता। बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचता के अंदर क्या होता है, बीजाणुद्भिद उत्तक। बीजाणुद्भिद उत्तक का अर्थ है वे उत्तक जो आगे चलकर किन का निर्माण करते हैं, पराग कणों का निर्माण करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि भी जो पादप होता है एंजियोस्पर्म, उसमें दो प्रावस्थाएं होंगी, एक तो युग्मकोद्भिद, दूसरा बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद वह प्रावस्था होगी जिसके द्वारा किसका निर्माण होगा, बीजाणुओं का निर्माण होगा या पराग कणों का निर्माण होगा। तो बीजाणुद्भिद के अंदर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपना पेड़ था, तो बीजाणुद्भिद अवस्था को अगर आप जो अपना जो एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं या आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से पहचानेंगे कि बीजाणुद्भिद अवस्था में पादप में जड़, तना, पत्तियां क्या होती है, उपस्थित होती है, और ये अवस्था इसके अंदर क्या होती है, दीर्घकालिक होती है, और इसके ऊपर किसका निर्माण होता है, युग्मकोद्भिद का। जैसे इसके अंदर पुष्प बना तो पुष्प के अंदर क्या बना, अपना पुंकेसर भाग व स्त्री केसर भाग, और इनके अंदर पुंकेसर में फिर क्या बनेंगे, नर युग्मक, जो क्या कहलाएगा, नर युग्मकोद्भिद। या कह दीजिए जो परागकण होता है या जो परागकण होता है वो नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। इसी प्रकार से इसके अंदर स्त्री केसर भाग में क्या बनती है, अंड कोशिका। तो ये अपनी कौन सी बन गई फिर, युग्मकोद्भिद प्रावस्था। अगर मान लीजिए पराग कणों को जो बनाने वाले उत्तक है उनके जीनों के द्वारा अगर स्व अनिषेचता का क्या हो, निर्धारण हो, तो इस घटना क्या कहलाती है, बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचता कहलाती है। जैसे हमने अब मान लीजिए बीजाणुद्भिद उत्तक को किस प्रकार से पहचानेंगे आप, जब तो हम पढ़े हैं पीछे कि जो परागकोश होता है उसके अंदर दो प्रकार की कोशिका बनती थी, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका समसूत्र विभाजन करके अपनी संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है।
ठीक है भाई। और ये जो कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो हम यहाँ देखते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका तक की जब अवस्था है वो क्या होती है, इसके अंदर द्विगुणित होती है। मतलब यहाँ तक के उत्तक अभी तक क्या कहलाएंगे, बीजाणुद्भिद उत्तक कहलाएंगे। अगर इनके जीनों के द्वारा स्व अनिषेच्यता का अगर निर्धारण होता है तो वो घटना क्या कहलाती है, बीजाणुद्भिद स्व अनिषेच्यता कहलाती है। अब इनके अंदर फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होते ही किनका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का। और ये जो लघु बीजाणु होता है वो युग्मकोद्भिद प्रावस्था की प्रथम क्या होती है, कोशिका होती है। तो मतलब हमने पीछे ही पढ़ा 11th क्लास में कि जो बीजाणुद्भिद होता है उसकी अवस्था कैसी होती है, द्विगुणित होती है। किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। और जो युग्मकोद्भिद होता है उसकी अवस्था क्या होती है, अगुणित होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको पता चल गया होगा बीजाणुद्भिद उत्तक कौन से हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बीजाणुद्भिद स्व अनिषेच्यता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई स्व अनिषेच्यता को हम देखेंगे किस प्रकार से भी ये जो पादप है इसके अंदर स्व अनिषेच्यता उत्पन्न हो गई है। तो पौधे में स्व अनिषेच्यता के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है वो देखिए। पहला पॉइंट, या तो परागकणों का अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा तो पराग नलिका नहीं बनेगी और उसके अंदर नर युग्मक नहीं बनेंगे। अब मान लो पराग नलिका बन भी गई तो पराग नलिका की वृद्धि नहीं होना, मतलब पराग नलिका जब वर्तिका में वृद्धि ही नहीं कर पाएगी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर ये पराग नलिका यहाँ से वर्तिका में वृद्धि ही नहीं कर पाएगी तो अंड कोशिका तक कैसे पहुँचेगी, और नहीं पहुँचेगी तो इसके अंदर निषेचन नहीं होगा। दूसरा है पराग नलिका का सही स्थान पर न पहुंचना, मतलब वर्तिका में वृद्धि तो कर रही है पर पहुंचना जहां चाहिए, मतलब अंड कोशिका तक पहुंचना चाहिए, वहां तक न पहुंचकर कहीं और किसी उत्तक में पहुंच जाए तो वो क्या घटना कहलाती है, पराग नलिका सही स्थान पर नहीं पहुंचना। दूसरा है पराग नलिका का वर्तिका में ही फटना। अब मान लीजिए पराग नलिका वर्तिका में ही फटकर क्या कर दे, नर युग्मकों को मुक्त कर दे। हम देखते हैं इसके अंदर अपने क्या होता है, बीजांड होता है, इसके अंदर यहाँ पर क्या बनती है अपनी अंड कोशिका भ्रूण कोश के अंदर, और यहाँ से पराग नली वृद्धि करती है। जिस पराग नली के अंदर हमने क्या बनाए थे, दो नर युग्मक बनाए थे। अब ये पराग नली के मान लीजिए बीच में ही फट जाती है, इसके अंदर किसके अंदर फट जाए, वर्तिका में ही फट जाए, तो यहाँ पर जो युग्मक है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नर युग्मक नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाएगा। दूसरा है केंद्रकों का संलयन नहीं हो पाना। अब मान लीजिए पराग नलिका जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहाँ पर तो पहुँच गई, नर युग्मक मुक्त भी हो गए, पर नर युग्मक व मादा युग्मक का क्या नहीं हुआ, संलयन नहीं हुआ, तो इसके कारण भी क्या उत्पन्न होती है, अनिषेच्यता या असंगतता उत्पन्न होती है। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक आपका, असंगतता या अनिषेच्यता, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं निषेचन की, कि भाई आवर्तबीजी पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन आपको पता ही है, नर व मादा युग्मकों का संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन की आवर्तबीजी पादपों के अंदर सर्वप्रथम खोज की थी स्टार्स बर्जर ने। स्टार्स बर्जर ने 1884 के अंदर जो आवर्तबीजी पादप थे उनके अंदर क्या की थी, निषेचन की खोज की थी। तो ये जो घटना है वो किसके पादप के अंदर खोजी, लीलियम पादप के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी। 1884 में स्टार्स बर्जर ने लीलियम पादप के अंदर की थी। यह आपको बोर्ड में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि भाई आवर्तबीजी पादपों में निषेचन को सर्वप्रथम किसने खोजा, तो स्टार्स बर्जर ने, और कौन से पादप में खोजा ये भी आपको ध्यान रखना है, लीलियम पादप के अंदर इसकी खोज हुई थी। अब हम बात करते हैं निषेचन की जो घटना है उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पराग कणों को अंकुरित करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अंकुरित होंगे तो उसके अंदर से क्या बनेगी, पराग नलिका बनेगी, और पराग नलिका आगे चलकर इसके अंदर किसका निर्माण होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा। तो हम पहले देखते हैं निषेचन का जो अध्ययन है वो दो शीर्षकों के अंदर हम करते हैं। पहला है पराग कणों का अंकुरित होना, दूसरा है पराग नलिका की वृद्धि होना। इसी के बाद अपना क्या होता है, निषेचन संपन्न होता है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर हम देखते हैं पराग कणों का अंकुरण होना। जब परागण की घटना होती है तो परागण की घटना आपको पता ही है विभिन्न माध्यमों के द्वारा होती है, वायु, जल, कीट, पक्षी, ठीक है भाई। तो इन कारकों के द्वारा जो परागकण है वो अपना पराग कोश से
कहाँ पहुंचता है भाई, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अंडप के कहाँ पर पहुंचता है, ये अपना कौन सा भाग अंडप का, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। और वर्तिकाग्र भी इसको क्या होता है, ग्रहण करने योग्य पहले परिपक्व होता है। जैसे ही ये परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर गिर जाता है या इसके द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो वर्तिकाग्र की सतह पर इस परागकण को क्या दिया जाता है, अंकुरित होने के लिए पोषण दिया जाता है। तो वो पोषण वसा के रूप में शर्करा, रेजिन या मोनिबिडलम, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के आयन भी पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, परागकण को पोषण दिया जाता है। और परागकण को पोषण देने के बाद परागकण क्या होता है, अंकुरित होता है। परागकण कैसे अंकुरित होता है, ये आपको पता ही है कि भाई परागकण की जो संरचना हमने पढ़ी थी, इसके अंदर जो बाह्य चोल थी, इसके अंदर क्या पाए जा रहे थे, जनन छिद्र। इन जनन छिद्रों के द्वारा जब परागकण क्या होगा, अंकुरित होगा, तो अंतः चोल इन जनन छिद्रों के द्वारा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इस समय अपना परागकण था वो द्विकोशिक की अवस्था में था। सबसे आगे की ओर इसके अंदर कौन रहेगा, कायिक केंद्रक। पीछे और क्या चलता है, नर केंद्र, जो जनन केंद्रक जनन कोशिका का हमने बात की थी, पीछे जनन कोशिका होती है, कायिक केंद्रक होता है। तो कायिक कोशिका केंद्रक आगे की ओर गति करता है, तो कायिक कोशिका का केंद्रक पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होता है। कुछ समय पश्चात ये कायिक केंद्रक नष्ट हो जाता है, बचता कौन है, एक जनन कोशिका का केंद्रक बचता है, जो समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मकों का यहाँ पर क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इस प्रकार का जो क्रिया है वो क्या है, परागकणों का अंकुरण होना। अब परागकण अंकुरित हो गए, अंकुरण होने के पश्चात अब हमें क्या करना है, पराग नलिका की वृद्धि करनी है। पराग नलिका की वृद्धि करेंगे तो ही जो अपना नर युग्मक है वो कहाँ तक पहुंच पाएगा, बीजांड द्वार तक, और किस में प्रवेश करेगा, भ्रूण कोश में, अंड कोशिका तक। ठीक है भाई, तो अपना को क्या कराना है, पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका, अब बात करते हैं, जब परागकण अंकुरित होता है तो ये जरूरी नहीं है इसके अंदर से एक नलिका ही निकले। भाई कई पादप होते हैं उनके अंदर एक नलिका निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक नलिकीय वृद्धि कहते हैं। अब मान लीजिए परागकण के अंदर कई बार क्या निकलती है, एक से अधिक नलिका निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुनलिकीय वृद्धि कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बहुनलिकीय बनती है इसके अंदर, मतलब एक से अधिक नलिकाएं तो बन जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक ये बन गई, मान लीजिए एक यहाँ से निकल गई, परंतु सक्रिय इनके अंदर से क्या रहती है, एक ही पराग नलिका रहती है। ऐसा नहीं है कि भी इसके अंदर भी नर युग्मक का निर्माण होगा और इसके अंदर भी नर युग्मक का निर्माण होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुनलिकीय जो वृद्धि होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, कुकुरबिटेसी पादपों के अंदर, मतलब कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप है, और दूसरा है मालवेसी कुल के जो पादप है, उनके अंदर इस प्रकार की क्या पाई जाती है, परागकण में वृद्धि पाई जाती है, पराग नलिका वृद्धि। अब बात करते हैं पराग नलिका की जो वृद्धि है। पहली बात तो भाई पराग नलिका कितनी लंबी होगी, तो ये तो निर्धारित करेगा कि भी जो अपना वर्तिका है वो कितनी लंबाई का है। उसी प्रकार से पराग नलिका भी क्या होती है, लंबाई होती है। सर्वाधिक जो पराग नलिका लंबी होती है वो पाई जाती है मक्का के अंदर। तो मक्का के अंदर जो पराग नलिका बनती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 450 mm। ठीक है भाई, तो ये था अपना परागकणों का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि। अब पराग नलिका की वृद्धि के अंदर, पराग नलिका वृद्धि किसके अंदर करेगी भाई, वर्तिका के अंदर। किसके अंदर वृद्धि करेगी, वर्तिका के अंदर। वर्तिकाग्र के ऊपर तो क्या हुआ, अंकुरण हुआ, वर्तिका के अंदर इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वर्तिका के अंदर वृद्धि किस प्रकार से होगी, अब आप ये भाग देख रहे हैं अंडप का, ये कौन सा अपना वर्तिका भाग है, जो नलिकानुमा आपकी जब संरचना की बात की थी तो इसके अंदर। अब देखिए लीलियम व राइबीज, इन पादपों के अंदर जो वर्तिका होती है, ये जो नलिका होती है, ये एकदम खोखली होती है। खोखली होगी तो सीधी सी बात है, पराग नलिका को वृद्धि करने में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। पराग नलिका सीधी इसके अंदर आराम से क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। देखिए ठीक है भाई, पराग नलिका क्या पाई जाती है, खोखली होती है, इसके अंदर कोई अवरोध नहीं होता। किसके अंदर, लीलियम व राइबिज के अंदर। दो पादप है अपने, ओइनोथेरा व पिटूनिया, इसके अंदर क्या पाई जाती है, पराग नलिकाओं के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है या जो उत्तक पाए जाते हैं, इनके मध्य क्या होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश स्थित होता है। और इन अंतराकोशिकीय अवकाशों से वृद्धि करते हुए पराग नलिका क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है भाई, ओइनोथेरा व पिटूनिया के अंदर। अब बात करते हैं अधिकतर पादपों के अंदर क्या होता है, जो अपनी पराग नलिका होती है वो क्या होती है, ठोस होती है। मतलब ये उत्तकों के द्वारा क्या होती है, गिरी हुई रहती है इस प्रकार से। ठीक है भाई, अधिकतर पादपों में इसके अंदर ये जो वर्तिका है अपनी, उसके अंदर क्या पाई जाती है, उत्तकों के द्वारा घेरी रहती है। अब उत्तकों के द्वारा घेरी रहती है तो पराग नलिका की जो वृद्धि है
वो किस प्रकार से हो। तो पराग नलिका की वृद्धि में सहायता करने के लिए इसके अंदर एक एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा, पेक्टिनेज। ये पेक्टिनेज क्या करता है, इन जो कोशिकाओं की भित्ति है उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने से इसके अंदर बीच में क्या बनता है, स्थान, और इस स्थान से अपनी पराग नलिका क्या करती है, वृद्धि करती है। तो ये थी पराग नलिका की वृद्धि किसके अंदर, वर्तिका के अंदर। ठीक है भाई। अब पराग नलिका का हम आगे पढ़ेंगे बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश, क्योंकि हमने पराग कणों का अंकुरण करवा लिया है। अंकुरण करवाने के बाद पराग नलिका को प्रवेश भी करवा दिया है किसके अंदर, वर्तिका के अंदर। और वर्तिका से प्रवेश करते हुए किसके अंदर प्रवेश कर गई है, अंडाशय में। अब अंडाशय तक पहुंचने के बाद पराग नलिका बीजांड तक किस प्रकार से पहुंचती है, ये हम बात करेंगे आगे। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना टॉपिक है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब हमने पराग कणों का अंकुरण भी कराया है, पराग नलिका की वृद्धि भी करवाई है। तो अब देखते हैं जो पराग नलिका है वो बीजांड तक किस प्रकार से पहुंचती है। तो पराग नलिका का बीजांड के अंदर जो प्रवेश होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बीजांड द्वारीय प्रवेश, दूसरा होता है अध्यावरणीय प्रवेश, तीसरा होता है निभागीय प्रवेश। अब आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि भी आपको बीजांड अगर याद रखना है बीजांड के अंदर प्रवेश, तो आपको सीधी सी बात है इसकी जो अंडप की जो संरचना है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपना ये अंडप है, ठीक है भाई। इसके अंदर अपना बीजांड लगा हुआ होता है। तो एक बार हम अंडाशय को हटा देते हैं और सिर्फ किसका चित्र बनाते हैं, बीजांड का चित्र बनाते हैं। ठीक है भाई। तो इसके अंदर देखते हैं हम बीजांड द्वारीय प्रवेश। अब ऊपर क्या था अपना वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र से जो पराग नलिका थी वो वर्तिका से वृद्धि करते हुए कहाँ की ओर आती है, अगर डायरेक्ट किससे प्रवेश करती है, बीजांड द्वारीय छोर से प्रवेश करती है। अगर पराग नलिका किससे प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से, किसके अंदर प्रवेश करती है, भ्रूण कोश के अंदर। क्योंकि बीजांड के अंदर हमने क्या बनाया था, भ्रूण कोश बनाया था। इसके अंदर हमने किसका निर्माण किया था, भ्रूण कोश का। और इस भ्रूण के उसके अंदर क्या थी अपनी, यहाँ पर अंड कोशिका थी, अंड समुच्चय था, बीच में अंड कोशिका थी, ऊपर क्या थी अपनी सहायक कोशिकाएं थी, बीच के अंदर एक ध्रुवीय केंद्र कोशिका थी। तो अब मान लीजिए जब पराग नलिका का प्रवेश सीधे किसके द्वारा हो, बीजांड द्वारीय छोर से। क्योंकि हमने जब बीजांड की संरचना पढ़ी थी तो इसके अंदर ये जो सिरा था जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित थे, इसको हमने क्या कहा था, बीजांड द्वार। अगर पराग नलिका डायरेक्ट किससे प्रवेश कर रही है, बीजांड द्वार से, तो इस प्रकार के प्रवेश को हम करते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा आता है अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर पराग नलिका अध्यावरणों से प्रवेश कर रही है, अगर पराग नलिका किससे प्रवेश कर रही है भाई, अध्यावरणों से, तो वो क्या कहलाएगा, अपना अध्यावरणीय प्रवेश कहलाएगा। जैसे मान लीजिए पराग नलिका यहाँ से आई और पराग नलिका अध्यावरणों के माध्यम से इस प्रकार से इसके अंदर प्रवेश कर रही है बीजांड के अंदर, तो ये जो घटना है वो क्या कहलाती है, अपनी अध्यावरणीय प्रवेश। अब ये देखिए अपना ये अपना बाह्य अध्यावरण, दूसरा ये अपना है अंत्य अध्यावरण। मतलब अध्यावरणों से होती हुई किसके अंदर तक पहुंच रही है, अंडे कोशिका तक पहुंच रही है। तो ये जो घटना है वो क्या कहलाती है, अपनी अध्यावरणों से इस प्रकार से होगी, बाद में फिर यहाँ से प्रवेश करेगी नीचे से। ठीक है भाई। तो ये जो घटना है वो क्या कहलाएगी, अपनी अध्यावरणीय प्रवेश कहलाएगी। ठीक है। तो ये जो प्रवेश है वो अपना क्या कहलाता है, अध्यावरणीय प्रवेश कहलाता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अपना है निभागीय प्रवेश। अगर पराग नलिका बीजांड के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, निभागीय छोर से। कहाँ से प्रवेश करती है, निभागीय छोर से, तो वो अपना क्या कहलाता है, निभागीय प्रवेश कहलाता है। अब बीजांड की संरचना देखिए, ये बीजांड वृंत, हाइलम, फिर अपना था बाह्य अध्यावरण, अंत्य अध्यावरण, फिर आया अपना बीजांड का जो एक पतली परत के अंदर रह गया, किसके निर्माण के द्वारा, भ्रूणकोश के निर्माण के द्वारा। तो ये भ्रूणकोश अपना इसके अंदर पाया जा रहा है, ये भ्रूणकोश हो गया, जिसके अंदर नीचे की ओर, ऊपर की ओर यहाँ पर क्या है, बीजांड द्वार की तरफ कौन सी है, अंड समुच्चय है। ऊपरी जो सीरा है, सॉरी निचला जो सीरा है वो क्या कहलाता है, अपना निभाग कहलाता है।
प्रतिबीजांड में जो निभाग है वो घूमने के कारण क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है। अगर मान लीजिए पराग नलिका कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो देखिए इसके अंदर अगर पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करती है, अपनी निभाग से प्रवेश करती है, तो वो क्या कहलाता है, अपना निभागीय प्रवेश की। अपना क्या हो गया, बीजांड का निभागीय भाग, और यहाँ से अपनी क्या प्रवेश कर रही है, पराग नलिका, तो ये क्या कहलाएगा, अपना निभागीय प्रवेश कहलाता है। तो हमने देखा पराग नलिका में बीजांड में प्रवेश पराग नलिका का किस प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, बीजांड द्वारीय प्रवेश, अध्यावरणीय प्रवेश व निभागीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश अधिकतर पादपों के अंदर पाया जाता है, अध्यावरणीय प्रवेश पाया जाता है कुकुरबिटा व पोपुलस के अंदर, और जो निभागीय प्रवेश है वो पाया जाता है कैजुराइना व जुगलेनस के अंदर और बिटुला के अंदर। तो ये हमने देखा पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश किस प्रकार से होता है। अब हम आगे बात करेंगे कल की जो पराग नलिका है वो भ्रूण कोश के अंदर किस प्रकार से क्या करती है, प्रवेश करती है, और अंड कोशिका से अंदर युग्मकों का संलयन किस प्रकार से होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।